हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक समान सतत आवेश वितरण। सतत मतलब कंटिन्यू, यानी अभी आवेश क्या है? कंटिन्यू आवेश। तो बेटा एक समान और असमान, ये बेटा आपको डायग्राम देखकर ही समझ आ रहा होगा कि असमान आवेश वितरण और एक समान आवेश वितरण किस प्रकार का है। देखिए बेटा, एक समान वितरण आवेश वितरण में किसी वस्तु के ऊपर आवेश समान रूप से वितरित रहता है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में उसका आवेश समान रूप से वितरित है। इसमें बेटा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आवेश वितरण है, तो इसको हमने कहा गया है असमान आवेश वितरण। ये है बेटा अपना एक समान आवेश वितरण। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि अगर मैं इस वस्तु के समान साइज के, एक ही साइज के कई टुकड़े करूं तो सभी टुकड़ों पर आवेश समान आएगा। अगर इसके कई समान साइज के, एक ही साइज के टुकड़े करूं तो सब पर आवेश समान रहेगा, पर अगर इसके समान साइज के टुकड़े करें तो किसी टुकड़े पर आवेश ज्यादा हो सकता है और किसी टुकड़े पर कम हो सकता है, क्योंकि ये असमान आवेश वितरण है। तो बेटा इसके बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे अब जैसी भी है वो एक समान आवेश वितरण होंगे। तो एक समान आवेश वितरण में हमें ये रहेगा कि ऑब्जेक्ट के बारे में हमें ये जानकारी रहेगी कि हर क्षेत्र में, हर एरिया में इसका आवेश समान रहेगा। देखिएगा बेटा, अभी हम गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं। हम गॉस लॉ से पहले की ये तैयारी है कि गॉस लॉ में इसका इस्तेमाल होगा। तो गॉस लॉ में दो डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन है अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा डेरिवेशन है अनंत विशाल समतल चादर या प्लेन शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब इनमें अनंत वर्ड आ गया बेटा। अनंत वर्ड मतलब बहुत बड़ा है। अब अगर कोई तार अनंत लंबा है, या मैं कहूं कोई चादर अनंत चौड़ी है, अनंत क्षेत्रफल वाली है, तो बेटा इनका कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश भी एक तरीके से अनिश्चित है, वो भी एक तरीके से अनंत हो जाएगा। तो जब बेटा किसी वस्तु की कुल आवेश के बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते हो, उस समय हमारे पास एक आसान रास्ता है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। वो आसान रास्ता क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो बिजली के तार होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर हैं, जो खंभों पर लगे हुए बाहर, जिनसे मेन पावर सप्लाई होती है, वो बेटा किलोमीटर तक लंबे होते हैं। आपको मालूम है, बहुत दूर तक फैले होते हैं। अगर मैं ये कहूं, किसी एक तार के बारे में कहूं कि इस लंबे तार के में कितना आवेश आएगा, तो बेटा ये काफी मुश्किल टास्क हो जाएगा आप लोगों के लिए कि इतने लंबे तार आवेश को किस तरीके से मेजर करें। पर इसके लिए ट्रिक है, समझदार बच्चे समझ गए होंगे। वो क्या करेंगे, उस तार के 1 मीटर तार में आवेश मेजर कर लेंगे। 1 मीटर तार में आवेश मेजर कर लेंगे, क्योंकि आवेश समान रूप से वितरित है। हम ये हैं कि तार में आवेश कैसा होगा? समान रूप से वितरित होगा। तो हम 1 मीटर लंबे तार का अगर हमें आवेश मालूम है, तो वो वायर जितना भी लंबा होगा, अगर वो 100 मीटर है तो 100 का इंटू कर देंगे 1 में। जितने भी लंबे तार का हमें आवेश चाहिए होगा, उस एकांक लंबाई के आवेश में या 1 मीटर लंबाई के आवेश में, तार के आवेश में इंटू कर देंगे। देखिए बेटा, यहां जैसे समझिए, मान लीजिए इसके मैं कई पीस कर देता हूं। इसके मैंने ये पीसेस कर दिए। ओके बेटा, ये समान साइज, एक ही साइज की है। अगर बेटा मेरे पास इस पीस का, इसके मैंने 1 2 3 4 5 6 पीस हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक पीस का आवेश पता हो मुझे, तो मैं पूरे 6 पीसों का आवेश ज्ञात कर सकता हूँ 6 इंटू करके। इस एक पीस के आवेश को हम ये कह सकते हैं आवेश घनत्व। क्या कह सकते हैं बेटा? आवेश घनत्व, ठीक है। अभी मैं इस आवेश घनत्व को सपोज ऐसे सिग्मा लेता हूँ। सिग्मा क्या है, क्यों आ रहा है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। सिग्मा ले लिया, इसका आवेश घनत्व। अगर बेटा इसका आवेश
सिग्मा है। कितना है बेटा? सिग्मा। तो मैं अगर पूछा जाए कि 6 पीस का टोटल आवेश कितना होगा, कुल आवेश इन पूरी वस्तु, पूरी वस्तु कुल आवेश कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपल 6 इंटू सिग्मा कर देंगे, है। एक का आवेश सिग्मा है तो 6 का आवेश कितना होगा? 6 इंटू सिग्मा। तो इससे हम पूरी वस्तु का आवेश निकाल सकते हैं, या जिस वस्तु का कुल आवेश के बारे में जानकारी दी जा सकती, वहां पर हमें उस वस्तु का सिंपल आवेश घनत्व दिया जाएगा। अब देखिएगा बेटा, वस्तुएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आवेश उनकी सिर्फ लंबाई पर निर्भर करे, जैसे लंबा वायर है, जिसकी लंबाई से ही पता चल जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों की जरूरत हो, जैसे ये समतल चादर। मैं मान लीजिए ये समतल चादर है प्लेन शीट। तो प्लेन शीट में लेंथ और ब्रेथ या लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी चाहिए, तभी हमें उसके आवेश के बारे में जानकारी होगी। जैसे ये टुकड़ा था तो ये इसकी सपोज ये इसकी लेंथ मान लीजिए, ये इसकी चौड़ाई मान लीजिए, ये लंबाई ये चौड़ाई। अगर बेटा ये दोनों की जानकारी होगी तभी हमें इस पीस के आवेश के बारे में पता होगा। अगर मैं इसकी चौड़ाई बढ़ा दूं, इसकी चौड़ाई ज्यादा कर दूं इतनी बड़ी, तो ज्यादा आवेश हो जाएगा, और ज्यादा चौड़ाई कर दूं तो सिर्फ अकेली लंबाई से काम नहीं चलेगा। तो इनमें 2 डायमेंशन, इसमें 2 विमाओं की जरूरत पड़ेगी। एक और चीज है आयतन। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें तीनों की जरूरत पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस तरीके से इस आवेश घनत्व 3 प्रकार के होंगे वस्तुओं की विमाओं के अनुसार। तो उन तीनों को मैं 1 बाय 1 पढ़ाता हूं कि उनका कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे होगा। तो देखिए बेटा, पहला है रेखीय आवेश घनत्व। पहला है बेटा, ये बेटा एक मार्क्स में अक्सर पूछ ले जाते हैं, अदरवाइज इसका आगे गॉस लॉ वगैरह में इस्तेमाल होगा। ठीक है, पहला है मान रेखीय आवेश घनत्व। इसका इंग्लिश नाम भी लिख देता हूं। इंग्लिश में कहते हैं इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी। बड़ा आगे की सारी स्टडी आपको इंग्लिश में मिलेगी, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन वगैरह के एग्जाम देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश का आइडिया भी रखना जरूरी है। इसीलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर के नाम लिखने की, नहीं भी हो तो आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि उनकी जानकारी भी लेते रहें। इन केस अगर आपको कंपटीशन वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो। बाकी बीएससी वगैरह में बेटा इंग्लिश में आपको पढ़ना होगा। देखिएगा बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी, लिख देता हूं, किसी एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित लंबे तार के एकांक लंबाई के आवेश को रेखीय को उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मैंने कहा कोई लंबा तार है, उस तार के एकांक लंबाई का मतलब 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 mm हो सकता है, वो आपकी मर्जी है कि क्या लें, पर एक लेना। आगे यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं। 1 mm की चार्ज निकाल लीजिए, चाहे 1 सेंटीमीटर का चार्ज निकालिए, चाहे 1 मीटर का चार्ज, उसे कहेंगे एकांक। तो देखिए बेटा, मैंने मान लिया मीटर, तो ये समझ लीजिए कि किसी तार के 1 मीटर में जितना आवेश होगा उसी को हम कहते हैं उसका रेखीय आवेश घनत्व। देखिए बेटा, तार में सिर्फ लंबाई की जरूरत पड़ती है, दूसरी भुजा की जरूरत नहीं है। अगर हम ये समझ लें कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत है,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर यूनिफॉर्म तार लेंगे, ऐसा भी नहीं कि तार पहले पतला हो फिर मोटा हो जाए, इस तरीके की बातें नहीं, यूनिफॉर्म तार है, एक समान तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रहेगा, तो बस उसकी लंबाई की हमें जरूरत पड़ेगी। तो कैसा, ऐसे मान लो बेटा, ये कोई हमारा लंबा तार है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, आवेश घनत्व, देखिए आवेश घनत्व पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव होगा, अगर ये आवेश नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। देखिए अगर इस पर कुल आवेश Q मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, Q, इस पर कुल आवेश क्या है, Q, और इसकी लंबाई है सपोज L, इस तार की लंबाई है सपोज L। अब मैं रेखीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला बना रहा हूं बस, है, नॉर्मली आपको कुल आवेश नहीं दिया जाया करेगा, रेखीय आवेश घनत्व दे दिया जाया करेगा जब कुल आवेश पॉसिबल ना हो। देखिएगा तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा बेटा, रेखीय आवेश घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है एकांक लंबाई में आवेश, एकांक लंबाई में आवेश। तो हमें यह मालूम है L लंबाई के तार में कितना आवेश है, Q, L लंबाई में कितना आवेश है बेटा, Q, तो एक लंबाई में, एकांक लंबाई का मतलब एक, कितना आवेश होगा, Q अपॉन L। सिंपल होता है ये ना, L लंबाई में Q आवेश है तो एक लंबाई में कितना होगा, Q अपॉन L। तो बेटा इस पर आवेश होता है Q अपॉन L, कुल आवेश बटे कुल लंबाई, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है ये लैम्डा बराबर Q अपॉन L, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा रेखीय आवेश घनत्व की यूनिट क्या होती है, कूलम, चार्ज की Q की यूनिट है कूलम और लंबाई की यूनिट है मीटर, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट होगी रेखीय आवेश घनत्व। देखिए बेटा जब कभी भी रेखीय आवेश घनत्व दिया जाएगा, अगर आपके पास रेखीय आवेश घनत्व हो, अगर तार की लंबाई दी जाए तो उस तार की उतनी लंबाई का आवेश हमें कुल आवेश निकाल सकते हैं। कुल आवेश कैसे निकाल सकते हैं, Q बराबर लैम्डा L, इसी फॉर्मूले से ऐसे कुल आवेश निकाल सकते हैं। तो बेटा रेखीय आवेश घनत्व तार वगैरह में होता है जिनमें एक डायमेंशन होती है, लंबाई, जिसमें सिर्फ आवेश को डिफाइन करने के लिए सिर्फ लंबाई की जरूरत हो, कि आवेश लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। और भी चीज हो सकती है, एक और होता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसमें क्षेत्रफल होगा बेटा, जब वस्तु आवेश की मात्रा वस्तु की लंबाई और चौड़ाई या ये कहें क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो उसे मैं यहाँ लिख बना था, ये एक तरीके से समतल चादर है, इसीलिए इसी को यूज कर लेता हूं। दूसरा होता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे, सिग्मा से। इसका इंग्लिश नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका क्या है कि किसी विशाल समतल चादर के एकांक क्षेत्रफल के आवेश को उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी यहाँ एकांक लंबाई का आवेश था, यहाँ क्या है, एकांक क्षेत्रफल का आवेश। यहाँ लंबाई थी अकेले, यहाँ क्या हो जाएगी, बस क्षेत्रफल, बस लंबाई की जगह क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। देखते हैं इसे, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये कुल आवेश वगैरह नीचे। किसी एक समान रूप से, बार बार लिख देता हूं क्योंकि ये उन्हीं के लिए वैलिड है, नहीं तो फिर अलग अलग आवेश होगा तो बात सही नहीं है। एक समान रूप से वितरित आवेश के लिए बातें चल रही है। किसी एक समान रूप से आवेशित
आवेशित समतल या विशाल लिख देता हूँ, आगे लंबा लिखा था क्योंकि बड़ी वस्तुओं के लिए ही इसकी जरूरत पड़ेगी। विशाल समतल चादर के लिए सीट कह देंगे। विशाल समतल चादर के एकांक क्षेत्रफल के आवेश को, एकांक क्षेत्रफल के आवेश को उस चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। ठीक है ना? देखो ये किस तरीके से डिफाइन होगा, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होगा, जैसे यहाँ पर क्या था, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। जैसे तो अगर इसका कुल आवेश यहाँ लिख देता हूँ, इसका मान लीजिए कुल आवेश है सी पर क्यू, और इसका बेटा सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया या ये कहेंगे सरफेस एरिया क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए ऐसे, एरिया को ए से ले लीजिए चाहे एस से ले लीजिए, आपकी मर्जी। तो ये निकलेगा बेटा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है ना? तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन S। देखिए आवेश घनत्व होता है Q अपॉन S। यहाँ पर लंबाई यानी क्षेत्रफल पर निर्भरता है, इसलिए इसको नाम दिया गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसकी यूनिट की बात करें तो बेटा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल के आवेश, यानी इस पूरी सीट के एकांक का हमें आवेश दे दिया जाएगा। जितनी बड़ी सीट होगी, अगर उस सीट का क्षेत्रफल पता हो तो हम क्या करेंगे, उस एकांक पृष्ठीय आवेश घनत्व में उस क्षेत्रफल का इंटू कर देंगे, कुल आवेश हमें उस सीट का मिल जाएगा, है ना? ऐसे Q बराबर सिग्मा S लिख देता हूँ, और यहाँ भी लिख देता हूँ इस बात को, Q बराबर लैम्डा। कुल आवेश निकालना हो, लैम्डा दे रखा हो तो लैम्डा L कर देंगे, यहाँ पर अगर कुल आवेश निकालना हो तो सिग्मा S कर देंगे। ठीक है? एक और चीज है बेटा जिसका ज्यादा उपयोग नहीं होगा, इन दोनों का तो यूज होगा, क्योंकि गॉस लॉ से हम दो डेरिवेशन करेंगे, उसमें दोनों चीजें आएंगी, समतल चादर भी आएगी, लंबा वायर भी आएगा। एक और है बेटा, थर्ड है आयतन आवेश घनत्व। एक और है बेटा, इसी में चेंज कर देता हूं, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को बेटा रो से डिनोट करते हैं, रो, इसे वॉल्यूम चार्ज, इंग्लिश नाम है इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेटा इसी में चेंज कर देता हूं, किसी एक समान रूप से आवेशित लंबे तार नहीं, अब क्या होगा बेटा, कोई भी आयतन वाली वस्तु गोला लिख देता हूं, गोले के एकांक आयतन, लंबाई की जगह क्या हो जाएगा बेटा, आयतन, एकांक आयतन के आवेश को उस गोले का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये बस लंबाई की जगह यहाँ पे क्या हो गया, आयतन। तो बेटा आयतन, ये है आयतन, आयतन आवेश घनत्व रो से डिनोट करते हैं। ठीक है? ये होगा बेटा कुल आवेश बटे कुल आयतन, यहाँ आयतन पर निर्भर करेगा, तो कुल आयतन की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा। ठीक है? अगर इसके लिए कुल आवेश की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाया करेगा, कुल आवेश निकालने के लिए
रो इंटू, ठीक है। तो ये कुछ आवेश घनत्व हैं जिनका समय आने पर आप इस्तेमाल करेंगे हैं, जब भी कुल आवेश देना संभव नहीं होगा, ठीक है। उस समय पर किसी वस्तु के आप रेखीय आवेश घनत्व दे दिया जाएगा। अगर वायर होगा तो रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रफल होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन होगा तो आयतन आवेश घनत्व दिया जाएगा। चलिए अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक अनंत लंबे तार के कारण किस प्रकार का विद्युत क्षेत्र बनता होगा। सिर्फ ये बात हो रही है किस प्रकार का विद्युत क्षेत्र या उस विद्युत क्षेत्र का पैटर्न कैसा होगा, इसके लिए बात होगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता पर उसका गॉस लॉ के डेरिवेशन में इस्तेमाल होगा। तो मैं अभी आपको लंबे तार के आवेशित, एक समान रूप से आवेशित लंबे, अनंत लंबे तार के कारण किस प्रकार का विद्युत क्षेत्र बनता होगा उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ अनंत विशाल समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा बनता होगा इसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि इसका फिर हम जब डेरिवेशन आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में तो डायरेक्ट हम इस्तेमाल करूंगा मैं विद्युत क्षेत्र का कि कैसा विद्युत क्षेत्र होता होगा, ठीक है। तो वो आपकी नॉलेज के लिए और आगे तो इस्तेमाल होना बहुत जरूरी चीज है, तभी आपको गॉस लॉ का वो डेरिवेशन समझ आएंगे, ठीक है ना। तो पहले इनके पैटर्न देखेंगे। तो अभी मैं कंटिन्यू रखता हूं, उसे देखते हैं इसको रफ करने के बाद। चलिए बच्चों, हम देखेंगे अनंत लंबे सब एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र का पैटर्न देखेंगे कि अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का बनता होगा। आज हम कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे। फॉर्मूला ड्राइव हम गॉस लॉ पढ़ने के बाद गॉस लॉ की सहायता से हम प्रूफ करेंगे। अभी हम सिर्फ विद्युत क्षेत्र का पैटर्न देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का बनता होगा। देखिए बेटा, ये कोई अनंत लंबा वायर है। अनंत लंबे वायर के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। तो बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस बिंदु पर भी खींचनी होती हैं तो हम क्या करते थे कि जिस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र रेखा खींचनी है उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश लेते थे। परीक्षण आवेश एक धनावेश होता है। परीक्षण आवेश पर इन आवेशों के कारण जिधर भी बल लगेगा और वो बल के कारण जिधर भागेगा वहीं पर हम विद्युत क्षेत्र रेखा खींचते चले जाएंगे, तो हमें एक विद्युत क्षेत्र का पैटर्न मिलेगा। तो देखते हैं इसके कारण कैसा विद्युत क्षेत्र होता है या कैसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। देखिए बेटा, अभी सपोज मैंने कोई पॉइंट ध्यान लिया कि यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखते हैं। तो देखिए बेटा, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखनी है वहां पर हमने परीक्षण आवेश इमेज कर लिया। रखते नहीं, सिर्फ इमेज करते हैं, सब इमेजिनेशन। तो देखिए बेटा, ये सब सारे के सारे आवेश जितने भी आवेश हैं सब इसके ऊपर बल लगाएंगे। तो हम 1 बाय 1 आवेशों के बल देखना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित, यानी इस प्लस के कारण ये आवेश इधर भागेगा। तो ऐसे बना देंगे, इस आवेश के कारण ये इसकी लाइन मिला इधर भागेगा, तो मैंने इधर बनाया, यानी इधर ही इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इसे विद्युत क्षेत्र लगेगा। ये मान लीजिए पहले इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ये दूरी सपोज r है, कौन सी, यहां से लेकर यहाँ। अब बेटा इस आवेश के ऊपर ये आवेश भी बल लगाएगा, तो ये आवेश इस पर बल कैसे लगाएगा, दोनों की लाइन जॉइनिंग, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और दोनों प्लस हैं तो ऐसे ये बल लगा कुछ इस तरह, यानी यूं कह सकते हैं बल लगा या बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र होता है। इस विद्युत क्षेत्र को नाम दे दिया E, क्या नाम दे दिया बेटा E। अब ये आवेश के कारण निकल गया। अब इस आवेश के कारण देखते हैं, इस आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। देखिए बेटा, ये सारे आवेश एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होंगे, क्योंकि ये एक समान रूप से आवेशित तार है, तभी संभव है जब ये सब समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी और इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी एक ही है, ठीक है। तो
इसके कारण जितना वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके कारण इस बिंदु पर उतने ही परिमाण का वैद्युत क्षेत्र बनेगा। दिशाएं भी अलग होंगी, उतने ही परिमाण का। देखिएगा, इसके कारण, इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से, इसकी लाइन जो है प्लस प्लस है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र। मैंने कहा इसके कारण वैद्युत क्षेत्र और इसके कारण वैद्युत क्षेत्रों का परिमाण समान रहेगा, तो इसको भी E2 नाम दे देता। इसको भी क्या नाम दे दिया? E2। इसको भी E2, इसको भी E2। ये दूरी R1 ये दूरी सपोज R2 है, ये दूरी भी क्या होगी? R2। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक समान होगी, यहाँ से यहाँ तक समान, इसलिए ये दोनों वैद्युत क्षेत्र भी समान है। देखिएगा बेटा, अगर इन दो पहले वैद्युत क्षेत्रों को सॉल्व करें तो देखिएगा बेटा, इन दो वैद्युत क्षेत्रों के ये कोण बराबर होंगे, ये दोनों क्षैतिज से कोण बराबर होंगे। इस वैद्युत क्षेत्र को दो कंपोनेंटों में आप रिजॉल्व कर लीजिए, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल होगा बेटा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और ये होगा बेटा E2 sin थीटा, ये होगा बेटा E2 sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही इस E2 को भी दो कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। तो ये बेटा क्षैतिज घटक वही E2 cos थीटा होगा, दोनों का परिमाण समान है, और इसका लंबवत घटक ये होगा E2। देखिए बेटा, दोनों के लंबवत घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करके कैंसिल, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर। तो इस बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में है, इन तीनों आवेशों के कारण, इन दो के कारण कैंसिल हो गया, तो ऊर्ध्वाधर नहीं जाएगा, ये आवेश किधर जाएगा? इधर। अगर और आवेश देखें, जैसे इस आवेश के कारण देखें, तो भी बेटा सेम बात आएगी। देखिएगा, इस आवेश के कारण ऐसे बात, और इस आवेश के कारण ये दूरियां समान रहेंगी, इस कारण ये दोनों वैद्युत क्षेत्र समान दूरी पर ही के परिमाण समान। अगर इसको E3 छोटा बनाऊंगा, ये E3 क्योंकि ये और छोटा होगा, दूरी ज्यादा तो वैद्युत क्षेत्र भी छोटा, दूरी ज्यादा तो वैद्युत क्षेत्र कम, ये E3। देखिए बेटा, E3 के भी अगर दो कंपोनेंट कर दिए जाएं तो E3 के क्षैतिज कंपोनेंट इधर और ऊर्ध्वाधर इधर, ऊर्ध्वाधर घटक किधर? एक ऊपर, ये होगा बेटा E3 sin थीटा, कुछ ठीक एंगल मान लिया, ये पूरा कितना होगा? थीटा। ठीक है, नीचे वाले का सेम एंगल होगा, ये वाला θ1, तो ये हो जाएगा बेटा E3 sin थीटा। फिर से वर्टिकल कंपोनेंट इन दो आवेशों के भी एक दूसरे को नष्ट करते। तो बेटा ये प्रक्रिया अंत तक चलती है, ऊपर वाले आवेश नीचे वाले आवेश दोनों के लंबवत घटक एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा? क्षैतिज वजह से। इस वजह से इस बिंदु पर रखा आवेश ऐसे भागेगा, किधर भागेगा? ऐसे, क्षैतिज दिशा। अगर ये बिंदु यहाँ कहीं पर होती तो ये ऐसे भागेगा, ठीक है, यहाँ कहीं होती तो ऐसे भागेगा। अगर यहाँ कहीं ये बिंदु होती तो ये कुछ इस तरीके से भागेगा, इसके भी ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो जाएंगे सेम। तो इस तरीके से इसकी वजह क्षैतिज बना। अब बेटा इसमें एक चीज है, आपने ये सोच के समझा अभी कि ये बिल्कुल बीच में चार्ज है, जिसकी वजह से ऊपर लगने वाले चार्जों के ऊर्ध्वाधर घटक और नीचे से लगने वाले चार्जों के ऊर्ध्वाधर घटक आपस में बराबर होंगे और कैंसिल कर देंगे, हैं? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट के लिए वैद्युत क्षेत्र, तो अब आप ये सोच रहे होंगे ऊपर चार्ज कम है नीचे चार्ज ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा। पर नहीं बेटा, ये अनंत लंबा है। ये क्या है? अनंत लंबा। तो ना तो ऊपर का मुझे मालूम है ना नीचे का मालूम है, तो इसका प्रत्येक आवेश आप ऐसे मान के चलिए कि मध्य बिंदु पर है, इस तार के मध्य पर है,
ऐसे मान के सोच सकते हो। तो जिसकी वजह से इस पर जितने भी बल लगेंगे उनके ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होंगे, ऊपर से लगने वाले आवेशों के और नीचे से लगने वाले आवेशों के कारण जो बल होंगे वो आपस में कैंसिल करेंगे। नीचे से ऊपर वाले आवेशों के कारण लंबवत घटक किधर होता है? नीचे। नीचे के आवेशों के कारण लंबवत घटक किधर होता है? ऊपर। ये दोनों घटक जब नीचे आवेश बराबर हो, ऊपर आवेश बराबर हो, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, है ना? क्योंकि प्रत्येक आवेश प्रत्येक को कैंसिल कर रहा है। इसने इसको किया, इसने इसको किया, देखिएगा इसने इसको किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया, ऐसे करते रहेंगे तो ऊपर भी आवेश बराबर होने चाहिए, नीचे भी आवेश बराबर होने चाहिए। परंतु यहाँ पर अनंत लंबा है, इसलिए इस प्रॉब्लम को खत्म किया कि ना तो ऊपर आवेशों की कमी है ना नीचे आवेशों की कमी है। ये मानते चलिए कि प्रत्येक आवेश इसके मध्य बिंदु पर ही है, तार के प्रत्येक आवेश उसके मध्य बिंदु पर, जिसकी वजह से एक लंबवत घटक कैंसिल माने गए। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से, किसी भी बिंदु की बात ऐसे, हाँ? तो इसका कुछ पैटर्न इस तरीके का बनता है। अब इसको और दिखाऊंगा 3D में, अभी आपको पूरी बात क्लियर होगी। ऐसे वैद्युत क्षेत्र अगर प्लस है तो बाहर की ओर, अगर ये माइनस चार्ज होता तो अंदर की, इस तरीके से, हाँ? ये बिंदु रखा था ना, तो ये भी तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे बाहर की, बाहर की, ठीक है? अगर इस साइड हो कोई भी पॉइंट तो भी वैद्युत क्षेत्र रेखा है कुछ ऐसे हो, वैद्युत क्षेत्र रेखा है कुछ ऐसे। वैद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से होंगी। तो बेटा हम ये सोच के चलते सब प्रत्येक आवेश मध्य बिंदु पर, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न। अभी ये आपको बेटा इस तरीके से इस तरीके दिखाएंगे, पर ये बेटा हर दिशा में होंगी। अगर ये बिंदु इस जगह में ऐसे बाहर भी होंगी, ऐसे तिरछी भी होंगी, ठीक है? जहां कहीं भी इसके साथ चारों तरफ कहीं भी बिंदु होगा उस पर बल ऐसे त्रिज्यीय लगेगा और क्षैतिज तल में। अभी दिखाता हूं मैं इसको। ये बेटा आपको 3D में समझना होगा। कुछ इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी होगी जैसी मैं ये ब्रश दिखा था। अगर ये वायर है, ये वायर मान लीजिए, ये ब्रश का वायर है ये वाला, और इसमें से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हर आवेश के कारण ऐसे हर दिशा में, है? अपने क्षैतिज तल, ये जैसे ये था तो ये सीधा ऐसे तिरछा भी, इधर तिरछा, इधर इधर उधर, अंदर भी तिरछे, इस तरीके से पैटर्न बनेगा। अगर इसको मैं टॉप व्यू में दिखाना चाहूँ तो देखिएगा बेटा, टॉप व्यू में आप एक देखिएगा, टॉप व्यू का मतलब होता है ऊपर से देखने का। और इस पैटर्न को ऊपर से देखें, या जैसे ब्रश दिखाई दे रही थी आपको, और इस ब्रश को मैं ऊपर से दिखाई दूं तो ये सारे जो अलग अलग दिशा में हैं, ये सारे के सारे अलग अलग दिशा में हैं, ये सब दिखाई देंगे, जैसे ये है ना अलग अलग, ये सब दिखाई देंगे। तो बेटा इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो टॉप व्यू यहाँ पे बीच में बनाता हूँ, आप समझ जाइएगा बेटा। ये टॉप व्यू इसका यहाँ पे है। देखिए बेटा, टॉप से देखेंगे तो ये वायर आपको ऐसे गोल दिखाई देगा। देखिए ये पेन को समझिए, पेन वायर है, इस पेन को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसका ये गोल वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये गोल वाला। तो टॉप से देखने पर ये गोल दिखाई देगा, लंबाई नहीं दिखाई देगी। साइड से देखने पर आपको उसकी लंबाई दिखाई दे रही थी, पीछे के हिस्सा नहीं, इसलिए ये सारी इसकी ये वाली लाइन नहीं दिखती। तो ये वायर है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखा इससे कैसे होंगी, किसी एक आवेश के कारण इसमें ऊपर से दिखेगी कुछ इस तरह। तो आप इसको एक तल में त्रिज्यीय कह सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ये त्रिज्या के अनुदिश से ऐसे समझिए। तो आई पैटर्न का नाम दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से।
ये इसका है बेटा टॉप व्यू, यानी ऊपर से देखने का, इसको कहते हैं बेटा टॉप व्यू। किसी भी वस्तु को अगर एक व्यू से पूरी तरीके से नहीं क्लियर किया जा सकता तो उसे अलग अलग व्यू से देखते हैं और उसके अलग अलग व्यू लिखते हुए उनके डायमेंशन लिखते चलते हैं। तो इसी तरीके से तरीका है, ऊपर से देखने वाले व्यू को टॉप व्यू कहते हैं, सामने से देखने वाले व्यू को साइड व्यू कहते हैं। तो ये समझिए ये साइड व्यू था, ठीक है। इस वृक्ष को साइड से देखा तो ये बेटा ये ऐसे वाले दांते आपको दिखाई नहीं देंगे, तो ये वाला पोर्शन दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो ये दांते दिखाई देंगे, पर नीचे के दांते नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक ही दांत दांत दिखाई दे रहे हैं इसके ब्रश के, नीचे के ये नहीं दिखाई। ऊपर वाले ने नीचे वालों को हाइड कर लिया, ऐसे समझ के चलिए। ऊपर वाले ने नीचे वालों को छुपा लिया, तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर दिखेगा, नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। तो ये तरीके हैं बेटा देखने के। तो ये टॉप व्यू होगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को कहते हैं बेटा, इस पैटर्न को कहते हैं तार के अविलंब, तार के अविलंब तल, तार के अविलंब काटने वाले तल के त्रिज्यीय दिशा, यानी इस तार को अविलंबवत काटने वाला, ये समझिए ये तार है, इस तार को अविलंबवत काटने वाला ये वाला, इसके कोई ऐसे तल रखा हुआ है, इस तल पर रेखी है इस तार, ये कोई ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे तार को काट दिया, तो तार को काटना अविलंब, इस तार के अविलंब तल कौन सा, ये ऐसे इस तल पर ऐसे देखिए। चलिए मैं आपको एक फिगर बना के देता हूं, ऐसे समझिए। इसका 3D फिगर बनना मुश्किल होता है बेटा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऐसे समझ। अब समझिए, ये जो पेन है बेटा, ये जो पेन है ये तार है, तार के अभिलंब तल ये होता है, तार के लंबवत काटने वाला, अभिलंब काटने वाला तल। ये जो प्लेन पेपर है मेरा व्हाइट पेपर, ये तल है अभिलंब तल, तार को काटने वाला अभिलंब तल। इस पर वैल्यू चित्र रेखा देखिए, ये जो पेन दिखाई दे रहा है ऐसे, थोड़ा तिरछा करके दिखाता हूं आपको। तो ये त्रिज्यीय है, ये त्रिज्या के अनुदिश है ना, तो ये कैसे त्रिज्यीय, तो ये त्रिज्यीय दिशा। तो आप समझ होंगे ऐसे वृत्त जैसा पैटर्न होता है, ऐसे इसके कारण एक लंबे तार। अगर बेटा ये अनंत लंबा नहीं होता तो बेटा ये इस तरीके का सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता, क्योंकि सारे लंबवत घटक जीरो एक दूसरे को नहीं करते, तो वैल्यू चित्र रेखा ऊपर नीचे भी होती, ये कई तिरछा भी जाता है, ये वैल्यू चित्र रेखा तिरछी भी जाती है। इसलिए हमने यह जंक्शन माना है कि तार अनंत लंबा है, ठीक है बेटा। तो आपको इमेजिनेशन में रहना। अगर इसका एक 3D व्यू बनाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा बेटा, इसका 3D व्यू बनाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ आए तो देखिएगा। कुछ वायर पे बना देता हूं, इसमें वैल्यू चित्र रेखा कुछ इस तरीके से, ज्यादा नहीं दिखाता, थोड़ी सी दिखा देता हूं। प्लस है तो बाहर जाते हैं, ये थोड़ा यहीं पर खत्म नहीं होंगी बेटा, अनंत तक जाती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र का ऐसे। इस आवेश के कारण ये बेटा जो तल है, इस तल को ही आप कह सकते हो
तार के हैं, तार के अभिलंब काटने वाला तल, ये अभिलंब तार तल है। ठीक है, तो इन्हें ये सर्किल बनाए। आइए तो अनंत तक जाएंगे। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे यहाँ खत्म नहीं होगी ना, अनंत तक जा सकती है। अनंत कोई वो नहीं है। अगर कोई यहाँ कुछ है नहीं आवेश, अनंत तक। देखिए बेटा, इस तरीके से हर आवेश का ऐसा ही डायग्राम बने, हर आवेश के लिए ऐसा ही प्रस्तुत हर आवेश का। जो कितने सारे हैं इसमें। तो एक दो का और बना देता हूँ बेटा। जैसे 36 तार हो गया बेटा, तार क्या मिला 36 तार हो गया। इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं थ्री डी फिगर इसका आसानी से बनता है। अभी आपको समझ ये वही बात है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसा वैद्युत क्षेत्र बनता है। कुछ प्रश्न जैसा, किसके कारण? अनंत लंबे तार के कारण। ये बेटा लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व होगा। अब ये बहुत लंबा है रेखीय आवेश घनत्व। तो ऐसे तारों का रेखीय आवेश घनत्व दिया जाएगा बेटा। कुल चार्ज की तो बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि अनंत लंबा है। तो इनके क्या दिए जाएंगे? रेखीय आवेश। अगर प्लस दिया गया है यानी इसको तार को प्लस चार्ज दिया गया है तो वैद्युत क्षेत्र रेखा भाज्य होगी। अगर ये चार्ज ये वायर ऐसे होता है, माइनस चार्ज होता है इसके ऊपर, क्या होता बेटा? माइनस चार्ज होता है। कुछ भी अंतर नहीं आता, ये माइनस चार्ज होता बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है। इतना होता, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती बेटा? अंदर की ओर, ऐसे। बस एरो चेंज कर देते। इनमें बाहर था ना एरो, ये बाहर था, इनमें अंदर। क्योंकि माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं और प्लस से बाहर जाती। ये किसके लिए? माइनस लैम्डा जब रेखीय आवेश है। तो ये बेटा अनंत लंबे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसा बनेगा। जब मैं गॉस लॉ कराऊंगा तो मैं जस्ट ये डायग्राम आपको यही वाला बनाऊंगा, जिससे आपको इमेज आपको खुद करना होगा कि किस तरीके का पैटर्न होगा। इसी तरीके से अनंत विशाल समतल चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र को अभी देख लेते हैं। वो 2 मिनट लगेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल बना दूंगा। पैटर्न यही होगा। वहां भी लंबवत घटक अनंत बड़ा होगी, वो लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्षैतिज दिशा में होगा। कैसा होगा भी दिखाता। चलिए बेटा, ये कोई अनंत विशाल समतल चार्ज है। ये क्या है? समतल चार्ज यानी प्लेन शीट धनावेशित है। तो बेटा इसमें भी सेम उसी तरीके से, क्योंकि ये एंड नहीं है, ये भी जो मैंने ऐसे बनाया है इसका मतलब ये बहुत ऊपर तक, कहीं भी इसका एंड नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है, ये सोच के चलिए। ठीक है, तो इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर निकालेंगे, जैसे इस आवेश के कारण यहाँ निकालेंगे, तो बेटा इस पर ऊपर वाले आवेश और नीचे वाले आवेश बल लगाकर ऊर्ध्वाधर घटकों को 0 कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र की इधर से या परिणाम बल इधर लगेगा। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बेटा कुछ इस तरीके से होती है। सबके लिए बना देता हूँ, आपको इसमें डायग्राम से ही दिखाई देता है। ऐसे तल के लंबवत बाहर की, प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस होता तो अंदर। हर आवेश की वजह से ऐसे, कुछ आवेशों की वजह से दिखाई देता, सब बाहर जाए अनंत तक। कहां तक जाती है बेटा? अनंत तक। ये समझ के चलिए। ठीक है, और दिखा देता हूं। आप इन सब की वजह से भी जाएंगे।
ये शीट कैसे रखती है बेटा, जैसे ये शीट है, ये धनावेश धनावेश है ये, तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बाहर, ये शीट ऐसे रखी, ऐसे समझ के चलिएगा, तो प्लस की वजह से ऐसे बाहर है, सिर्फ इधर ही नहीं पीछे भी, क्योंकि बेटा हर दिशा में जाएंगी। अब देखिए ये ऊपर भी जाती, पर क्योंकि आप ये समझ के चलिए अनंत विशाल है, इसका ऊपर कोई छोड़ ही नहीं है, इधर भी छोड़ नहीं है, इधर भी छोड़ नहीं है, इधर भी छोड़ नहीं है, तो इधर ऊपर नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ कैसे जाएंगे, सीधे और पीछे, तो सिर्फ इस तल के लंबवत आगे ऐसे निकलते, पीछे की साइड कैसे निकलेंगी दिखा देता हूँ आपको। कुछ ऐसे, इसको हटा, इसको ऐसे समझ के, इस पैटर्न को कहते हैं बेटा, इस पैटर्न को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि समतल चादर के तल के लंबवत, लंबवत, ठीक है, समतल चादर के तल के लंबवत, तो समतल चादर थी, इसका ये तल है, इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो जाए, और पीछे के लिए ऐसे, ठीक है, तो समतल चादर के तल के लंबवत, यानी जो समतल चादर होगी उसके लंबवत, और लंबवत अगर इसके क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या होता है बेटा, जो क्षेत्र पृष्ठीय जिसका क्षेत्रफल होता है उसका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसी है, प्लस है, तो प्लस के लिए बाहर की ओर, बाहर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुर्मुखी, बहुर्मुखी, तथा माइनस रो के लिए, अगर ये माइनस चार्ज होता तो ये अंदर आती है, प्लस की वजह से बाहर अंदर कहते हैं, के लिए अंतर्मुखी, चलिए आप अंदर की, के लिए अंदर, अंदर का मतलब है अंतर्मुखी, ठीक है, होती है, ठीक है, समतल चादर क्या है, समतल चादर के तल के लंबवत, प्लस सिग्मा के लिए प्लस, धनात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए बाहर की ओर, ऋणात्मक पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न, तो ये बड़ा आसान था, ठीक है। अब मैंने आपको पैटर्न थोड़ा बता दिया, थोड़ा सा इमेजिनेशन में आपको गया होगा, तो रखिएगा उसे, 2 दिन बाद इसका इस्तेमाल होगा।